गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, मेथड ऑफ एस्टिमेशन, जिसमें मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन किया था हमने। मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड में क्या करते हैं, हम पहले लाइक्लीहुड फंक्शन लेते हैं, लॉग लेते हैं उसका, फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करते हैं, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आना चाहिए, तभी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आती है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड के एस्टिमेटर आएगा। फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ की थी। अब क्या करेंगे, कुछ थ्योरम है और फिर एक क्वेश्चन करेंगे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर पे। थ्योरम में इनकी स्टेटमेंट सिर्फ आपको करनी है। ये थ्योरम आप इसकी एक एज ए प्रॉपर्टीज़ भी मान के चल सकते हो। फर्स्ट थ्योरम क्या है, क्रैमर राव थ्योरम, जो क्या बोलती है, विद प्रोबेबिलिटी अप्रोचिंग यूनिटी एज n टेंस टू इन्फिनिटी द लाइक्लीहुड इक्वेशन कर्ल by कर्ल थीटा log L equal to 0 has a solution which converges in probability to the true value theta naught. In other word MLE are consistent. ये क्या बोल रहा है कि कोई प्रोबेबिलिटी है जो यूनिटी को अप्रोच कर जाएगी। कब करेगी, जब हमारा n क्या है वो टेंस कर जाएगा किसको, इन्फिनिटी को। अगर हमारा n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी है वो यूनिटी को क्या करेगी, अप्रोच करेगी। तो जो लाइक्लीहुड इक्वेशन थी हमारी, कर्ल बाय कर्ल थीटा लॉग L, ये क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल लेते थे हम, इक्वल टू 0। उसका एक सॉल्यूशन आएगा जो कन्वर्ज करेगा किस में, प्रोबेबिलिटी में, जो किस में कन्वर्ज कर जाएगा, प्रोबेबिलिटी में। और हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी जो कन्वर्ज करेगा प्रोबेबिलिटी टू द ट्रू वैल्यू ऑफ थीटा नोट, किसके साथ, ट्रू वैल्यू ऑफ थीटा नोट के साथ क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। मतलब कि ये जो कर्ल बाय कर्ल थीटा लॉग L है वो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ज करेगा टू द ट्रू वैल्यू ऑफ थीटा नोट की ट्रू वैल्यू के साथ। और ये हमने पढ़ा था कि कंसिस्टेंसी क्या होती है, कंसिस्टेंसी भी यही होती है कि वो किस में, प्रोबेबिलिटी में क्या कर जाता है, कन्वर्ज कर जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी में भी यही था कि जब n टेंस टू इन्फिनिटी होता है तो जो हमारा फंक्शन है वो क्या कर जाता है, प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ज कर जाता है ना। यही पढ़ा था हमने कंसिस्टेंसी में। तो यही ये बोल रहा है कि अगर n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो जो प्रोबेबिलिटी है वो यूनिटी को अप्रोच कर जाएगी और जो हमारी लाइक्लीहुड इक्वेशन है वो कन्वर्ज कर जाएगी प्रोबेबिलिटी में टू द ट्रू वैल्यू ऑफ थीटा नोट। तो इसका मतलब क्या है कि MLE है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। सेकेंड बोल रहा है कि अगर एनी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ लाइक्लीहुड इक्वेशन provides a maximum of likelihood with probability tending to unity as the sample size n tends to infinity, कि कोई भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है लाइक्लीहुड इक्वेशन का, वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, मैक्सिमम प्रोवाइड करेगा किसका, लाइक्लीहुड, मैक्सिमम ऑफ लाइक्लीहुड, जिसकी प्रोबेबिलिटी टेंस कर जाएगी यूनिटी में जैसे जैसे हम क्या करेंगे, सैम्पल साइज को बढ़ाएंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी होगा। तो ये यही बोल रहा है कि अगर कोई सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है तो लाइक्लीहुड हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, और यूनिट प्रोबेबिलिटी है वो यूनिटी को टेंस कर जाएगी जैसे जैसे सैम्पल साइज क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। थर्ड बोल रहा है कि ए सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ ए कंसिस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ द लाइक्लीहुड इक्वेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कि जो अगर कोई लाइक्लीहुड इक्वेशन है अगर वो कंसिस्टेंट है तो वो कंसिस्टेंट इक्वेशन जो होगी लाइक्लीहुड की वो किसको अप्रोच करती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करती है, जिसकी ट्रू वैल्यू क्या है, थीटा। तो थीटा कैप है वो क्या होगा, एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, n थीटा नोट गिवन 1/i थीटा नोट। i थीटा नोट हमने पढ़ा था कि क्या है, वो इन्फॉर्मेशन है, कब टेंस करेगा ये, n टेंस टू इन्फिनिटी। i थीटा नोट हमने यहाँ पढ़ा था। i थीटा नोट को हम एक इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं। ये क्या वैल्यू होती है इसकी, माइनस कर्ल स्क्वायर बाई कर्ल थीटा स्क्वायर log L, ये क्या होता है हमारा i थीटा। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ। तो यहाँ पे अगर वेरिएंस ऑफ MLE इज गिवन बाई वेरिएंस ऑफ थीटा कैप, वेरिएंस अगर हम MLE का वेरिएंस निकाले तो उसको डिनोट करते हैं वेरिएंस ऑफ थीटा कैप से, वो क्या होता है 1/i थीटा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा 1/ एक्सपेक्टेशन ऑफ माइनस कर्ल स्क्वायर बाई कर्ल थीटा स्क्वायर log L। ठीक है, उसके बाद फोर्थ थ्योरम हमारी क्या कहती है, इफ़ MLE एग्जिस्ट
इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट इन द क्लास ऑफ सच एस्टिमेटर। अगर हमारा मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्या होगा, एफिशिएंट होगा। एफिशिएंट का मतलब क्या, जिसमें सबसे कम वेरिएंस होता है। तो क्लास ऑफ एमएलईज एस्टिमेटर्स में से मतलब कि जो हमारे पास जितने भी एस्टिमेटर हैं, अगर उनमें से हमारे पास कोई मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है। अब इसके बाद इफ़ ए सफिशिएंट एस्टिमेटर एग्जिस्ट इट इज़ ए फंक्शन ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। ये बोलता है कि अगर कोई सफिशिएंट एस्टिमेटर एग्जिस्ट करता है, सफिशिएंट का मतलब क्या है, सफिशिएंसी का मतलब है कि जो सैम्पल वैल्यूज़ हैं वो पॉपुलेशन पैरामीटर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंटेन करती हो। ठीक है, उसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन आती हो जो पॉपुलेशन पैरामीटर में हैं। सैम्पल वैल्यूज़ अगर पॉपुलेशन पैरामीटर की या पॉपुलेशन की इन्फॉर्मेशन कंटेंट करती हो तो उसको बोलते हैं सफिशिएंट एस्टिमेटर। ठीक है, सफिशिएंसी बोलते हैं। तो अगर कोई सफिशिएंट एस्टिमेटर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो फंक्शन होगा किसका, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर का। अब इसके बाद आपको सिर्फ ये डेफिनेशंस करनी है, आपको इसका प्रूफ नहीं करना। इसके बाद आती है इनवेरियंस प्रॉपर्टी ऑफ एमएलई। इनवेरियंस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इफ़ टी इज़ द एमएलई ऑफ थीटा, अगर टी है वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है थीटा का, एमएलई है किसका, थीटा का। और अगर साई टी वो 1:1 फंक्शन है किसका, थीटा का। ठीक है, थीटा का क्या है, 1:1 फंक्शन है, 1:1 मैपिंग हो रही है। तो ये बोल रहा है कि साई थीटा वो क्या होगा, एमएलई होगा किसका, वो एमएलई होगा किसका, साई थीटा का। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मतलब साई टी वो क्या होगा, एमएलई, यहाँ पे टी था ना, टी क्या है, एमएलई है थीटा का। और फाई थीटा क्या है, 1:1 फंक्शन है किसका, थीटा का, मतलब 1:1 मैपिंग हो रही है। तो साई टी भी क्या होगा, एमएलई होगा किसका, साई थीटा का। ये होती है इनवेरियंस प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर टी है, एमएलई है थीटा का, और साई थीटा 1:1 फंक्शन है थीटा का, तो साई टी वो एमएलई होगा, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर हुआ किसका, साई थीटा का। ठीक है, इसके बाद हम ये एग्जाम्पल करेंगे। इस एग्जाम्पल में देखो क्या बोल रहा है कि इन ए रैंडम सैम्पलिंग फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन एन म्यू सिग्मा स्क्वायर फाइंड द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फॉर म्यू व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज नॉन, सिग्मा स्क्वायर व्हेन म्यू इज नॉन, एंड द साइमल्टेनियस एस्टिमेट्स ऑफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक सेकेंड, नोटबुक ले लूँ। यहाँ देखो, हमें पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये बोल क्या रहा है कि हमारा एक रैंडम सैम्पलिंग की हमने जो नॉर्मल पॉपुलेशन को फॉलो कर रही है उनका हमें निकालना है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। तो हमारी पॉपुलेशन है, मतलब वो किसको फॉलो कर रही है, नॉर्मल मतलब एक्स है, एक्स आई पॉपुलेशन है जो फॉलो कर रही है किसको, एक्स आई रैंडम सैम्पल है विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। यही होता है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ क्या होता है हमारा, मतलब पीडीएफ हमारा होता है 1/√2 पाई, जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई की एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स माइनस म्यू बाई 1/2 बाई सिग्मा की पावर एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा की पावर 2। ठीक है, यही होता है हमारा क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, आप ये पढ़ चुके हो। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर निकालना है, एमएलई निकालना है। एमएलई निकालने के लिए मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लेते हैं। तो एल क्या हो जाएगा, आई फ्रॉम 1 to n। हमें जब एमएलई लेना होता है तो हम n पावर तक लेके जाते हैं, तो आई ये प्रोडक्ट में आ जाएगा, आई फ्रॉम 1 to n 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/2 एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म होती है हमारी। देखो, हमने एमएलई में यही बात बोली थी हमारी कि हम क्या लेंगे, हम सबसे पहले लाइक्लीहुड फंक्शन लेंगे जो जॉइंट डेंसिटी फंक्शन होता है हमारा किसका, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस का। ठीक है, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन हो गया हमारा किनका, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा पीडीएफ गिवन है उनका। ठीक
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, i फ्रॉम 1 to n xi थीटा। अब सैंपल क्या ले रहे हैं हम, हमारे बहुत सारे सैंपल ले रहे हैं ना, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो xi क्या हो जाएगा, xi इक्वल टू x1 x2 x3 अप टू xn। तो ये हमारा xi का क्या हो गया, PDF हो गया। अब इससे हमने क्या लिया, लाइक्लीहुड फंक्शन ले लिया। अब लाइक्लीहुड फंक्शन लेने के बाद इसकी सेकेंड टर्म क्या थी कि हम लेते हैं उसका लॉग, हम क्या लेते हैं उसका लॉगरिथम लेते हैं। तो यहाँ पे इसने ये बात लिखी है कि लाइक्लीहुड फंक्शन लेने के बाद हम उसका क्या लेंगे, लॉगरिथम लेंगे। तो log L जब हम लेंगे तो क्या होगा, log L लेने के बाद ये हमारा ये टर्म हमारी क्या बन जाएगी, रुको पहले log L नहीं, पहले इसको ही सॉल्व करते हैं। L इक्वल टू ये हो गया हमारा 1/σ² √2π, और ये किस में चला जाएगा, n, ठीक है। अब इसके बाद एक्सपोनेंशियल ऑफ, यहाँ से ये किस में जाएगा, माइनस, प्रोडक्ट है तो अंदर जाके समेशन i फ्रॉम 1 to n xi माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था, डिवाइड बाई 2 था ना, 1/2, ये वाली टर्म, ये ऐसे लिख लेंगे हम। अब इसमें क्या लेना है, हमें लॉग लगाना है, इसमें हम लगा देंगे log L। जब हम लॉगरिथम लगाएंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। अब अगर देखो लॉगरिथम लगाते हैं हम किस पे, 1/√2π पे, तो ये क्या था, इस टर्म को, ये टर्म हमारी अगर 1/√2π है, इसको हम लिख दें 2π रेज टू द पावर n/2, यही ऐसे लिख सकते हैं 1/2π रेज टू द पावर n/2। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का n/2 log 2π, यही बनेगा log 2π, ठीक है। ये टर्म बन गई -n/2 log 2π। अब इसके बाद सिग्मा स्क्वायर भी था इसके साथ प्रोडक्ट में, तो सिग्मा स्क्वायर को अगर हम लिख लें 1/√σ, एक सेकेंड, 1/√σ स्क्वायर की पावर n या बाई 2, सॉरी n, हाँ 1/√σ² n। तो इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा, या फिर इसको लिख लो 1/σ² की पावर n/2, तो कोई फ़र्क पड़ेगा। पहले क्या था, √σ² की पावर n/2, तो इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा। ये सिग्मा स्क्वायर था हमारा, यहाँ पे भी सिग्मा स्क्वायर है, सिग्मा स्क्वायर नहीं, सिग्मा होता है ये, क्योंकि रूट से बाहर होता है ना, तो यहाँ पे ये सिग्मा है। अगर हम इसको सिग्मा स्क्वायर करके रूट ले लें तो ये क्या बनेगा, ये वाली टर्म बन जाएगी, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/σ² की पावर n/2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये गड़बड़ जो की है इसको ठीक कर लेना, ठीक है। अंडर रूट से बाहर होता है सिग्मा, अंडर रूट से बाहर आएगा तो एक ही टर्म आएगी ना, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब हम इसको अगर ऐसे लिख लेंगे तो जब ये कैसे लिखा जाएगा, फिर 1n/2 पावर आगे आ जाएगी log ऑफ सिग्मा स्क्वायर, ये टर्म बन गई हमारी सेकंड। देखो सेकंड हमारी ये टर्म बन गई जब हमने लॉगरिथम लगाया। अब इसके बाद हमारी लास्ट टर्म ये वाली ये टर्म बचती है, लॉग एक्सपोनेंशियल पे लॉग लगेगा तो यही सेम टर्म रह जाएगी एज इट इज़, माइनस समेशन i फ्रॉम 1 to n xi माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, ये हो गया 1/2, ठीक है। ये टर्म बन गई अब हमारी, है ना। यहाँ तक क्लियर सबको। हमने क्या किया, L था इस पे लॉगरिथम लगा लिया, ये जो हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन है इस पे लॉगरिथम लगाया, सारी टर्म्स को क्या कर लिया, लॉगरिथम के हिसाब से अलग अलग लिख लिया। अब क्या करते हैं हमें करना होता है इनका डिफ्रेंशिएशन। अब डिफ्रेंशिएशन इनका हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, पहले जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग। हमारी फर्स्ट कंडीशन हमने देखो यहाँ तक ये हमारा सॉल्व कर लिया। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या पूछ रहा है ये कि व्हेन म्यू फाइंड आउट करो व्हेन जब हमारे पास सिग्मा स्क्वायर क्या हो, नॉन हो। मतलब कि फर्स्ट कंडीशन है कि म्यू फाइंड आउट करना है जब सिग्मा स्क्वायर क्या हो, नॉन हो। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, म्यू फाइंड आउट करना है, तो हम म्यू के रिस्पेक्ट में ही क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्यों, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर हमारे पास क्या है, नॉन है ऑलरेडी, म्यू हमारा अननोन है। तो ये क्या हो गया, log L अपॉन कर्ल म्यू,
ठीक है, इसका क्या कर लिया हमने, डिफ्रेंशिएशन कर लिया, और इक्वल टू क्या पुट करते हैं हम, 0 पुट करते हैं, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन है ना। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू म्यू, तो फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ लिखें कर्ल लॉग L बाई कर्ल म्यू इक्वल टू फर्स्ट टर्म 0 क्योंकि उसमें म्यू की टर्म नहीं है, सेकंड टर्म भी 0 क्योंकि उसमें भी म्यू की टर्म नहीं है, थर्ड टर्म में देखो यहाँ पे म्यू की टर्म है, तो ये क्या हो जाएगी, -1/2 सिग्मा स्क्वायर, ये हमने बाहर निकाल लिया, समेशन i फ्रॉम 1 to n, जो xi माइनस म्यू है, अब यहाँ पे म्यू था ना, तो ये 2 पावर, ठीक है, x माइनस म्यू, और यहाँ पे कितनी रह जाएगी, 1 पावर, और म्यू की करेंगे तो -1, ये टर्म बन गई। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करो, 1/2 सिग्मा स्क्वायर समेशन 2 को बाहर ले आओ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वाला i फ्रॉम 1 to n xi माइनस म्यू, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, पॉजिटिव टर्म आ गई, ठीक है। अब इसको क्या करना है हमें, जो हमारी जो फर्स्ट डेरिवेटिव होती है उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो यहाँ से इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ से जब हम इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म हमारी क्या बन जाएगी, समेशन xi माइनस म्यू का म्यू इक्वल टू 0, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे